राष्ट्रपति के संबोधन के साथ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उत्तराखंड ने गढ़ा विकास और शौर्य का 25 साल का नया अध्याय, महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम, राज्यपाल, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने किया द्रौपदी मुर्मू का स्वागत। दिग्गजों ने दी विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट टीम को बधाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को आयोजित होगा 20वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 52 वर्ष के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति करेंगी शिरकत। देहरादून एफआरआई में राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 9 नवंबर को कार्यक्रम में पीएम होंगे शामिल। नमस्कार, 1924 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफआरआई देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने 9 नवंबर को होने वाले रजत जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी 9 नवंबर को आयोजित राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और रजत जयंती वर्ष को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह है। ऐसे में सीएम ने एफआरआई देहरादून में पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन से पूर्व कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। एफआरआई का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। थानों के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। पहले दिन कर्नाटक के राज्यपाल समेत कई जानी मानी हस्तियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महोत्सव के दूसरे दिन यानी 4 नवंबर को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कई प्रतिष्ठित अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो वहीं 5 नवंबर को महोत्सव का समापन होगा, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लेखक गांव में आयोजित इस महोत्सव में देश विदेश से लेखक, साहित्यकार और बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बन गया है। शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में विंटर सीजन दस्तक देने को है। ऐसे में यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों को एडवेंचर टूरिज्म से लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, गाइडिंग आदि में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पर्यटक औली से एक सकारात्मक संदेश के साथ लौटे हैं। इसलिए स्थानीय पर्यटन क्रियाकलाप से जुड़े युवाओं की सहभागिता से बनी नंदा देवी विकास समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें औली क्षेत्र के पर्यटन एक्टिविटीज से जुड़े सभी युवाओं ने प्रतिभाग किया। समिति के प्रभारी शैलेश पवार की अगुवाई में हुई बैठक में औली के विंटर सीजन को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान सभी स्थानीय पर्यटन एक्टिविटीज चलाने वाले युवाओं को भी चिन्हित किया गया और घोड़ा खच्चर संचालकों समेत जिप्सी संचालकों, ट्रैकिंग हाइकिंग गाइड्स, दुकानदारों, स्कीइंग संचालकों समेत सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। औली में पर्यटन सीजन को लेकर बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।
रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के गुम्मावाला गांव के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। गांव निवासी शादाब अपने ससुराल हकीमपुर तुर्रा जा रहा था, तभी कार में अचानक से आग भड़क उठी। शादाब ने समय रहते कार से कूद करके अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी थी। मुझे फायर स्टेशन से पता लगा कि उनको सूचना मिली थी कि कोई ड्राइवर जो राइडर थे उन्होंने कार ड्राइव कर रहे थे, तो अचानक उनकी गाड़ी से धुआं आना शुरू हुआ। इमीडिएट उन्होंने खुद भी बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को बताया, तो पुलिस के हमारे कंट्रोल रूम से फायर को सूचना की और विदिन 5 मिनट हमारी फायर की गाड़ी वहाँ पर थी। तो थाना कलियर और हमारी फायर स्टेशन रुड़की ने मिलकर इसमें काम किया। तो गाड़ी काफ़ी हद तक जल चुकी थी, लेकिन किसी को कोई जनहानि या चोट नुकसान वाली नौबत नहीं आई। ग्राम पंचायत बाड़वाला में सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए, जहां ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर आवेदन भी स्वीकार किए गए। इस शिविर में ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं की सीधी पहुंच हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसे शिविर जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिविर में स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, महिला कल्याण, बाल विकास और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी सेवाएं दी। मौके पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम चला है। इसमें सब लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, कृषि, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य, तो हमने आंगनवाड़ियों ने भी लगाया है। कार्यालय में भी क्या क्या वो है परियोजनाएं, जैसे महालक्ष्मी किट हो गया, आंचल अमृत योजना हो गई, प्रधानमंत्री PMOI हो गए, और इसके बारे में हमने वो स्टॉल लगाई है। और हमने व्यंजन भी बना के लाए हैं। अपने जौनसारी जो बोलते हैं, हम अपना कल्चर भूल गए हैं, तो वो व्यंजन भी हम बना के लाए हैं, जैसे मंडुए के आटे के पिनुए हो गए, अस्के हो गए, उल्लुए हो गए और चिल्लड़े हो गए। तो मतलब जो हम अपनी गांव की जो संस्कृति है उनको भूल गए हैं, तो जैसे उसको कितना ताकतवर होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम दोबारा वो करना चाहते हैं। हमने इसकी भी स्टॉल लगाई है। राज्य स्थापना के अवसर पर जो सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में बहुउद्देशीय शिविर भी आज ग्राम पंचायत बाड़वाला में लगाया गया है। इसमें हमारे समाज कल्याण, विद्युत विभाग, पेयजल, स्वास्थ्य, अन्य सभी विभाग उपस्थित हैं और सभी जो आसपास के ग्रामीण हैं सभी अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और उनका निराकरण संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है वो अंतिम पायदान तक विकास को पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है और जितनी सरकार की मंशा ऐसी है कि जितनी जनता की विकास में भागीदारी बढ़ेगी उतना विकास तीव्र गति से होगा। जहां प्रदेश के 25 साल पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार के द्वारा रजत जयंती कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं इन 25 वर्षों में प्रदेश में कितना विकास हुआ और पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमराई हुई हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया ब्लॉक से मालूम पड़ता है, जहां की ग्रामीण बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन करके आमरण अनशन कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए पदयात्रा करके मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास जाने का निर्णय लिया। 11वें दिन यह पदयात्रा डोईवाला पहुंची और यहां से होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में शामिल लोगों के द्वारा कल सुबह मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज ये पद पैदल यात्रा हमारी चौखुटिया से निकलकर देहरादून CM आवास और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर हमने ये गूंज उठाई है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो आपने जिस मानक के अनुसार हमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको दे दो, जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा कर दीजिए। बाकी जो हमारा आमरण अनशन और जो है उसको हम स्थगित कर देंगे। बस हमारी जो मुख्य मांगे हैं, बस हमें इसी के लिए हम लोगों ने इतनी दूर से अपनी पैदल पदयात्रा निकाली है। जो 25 साल से इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो सभी इसके दोषी हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हम कई समय से नारे लगा रहे हैं, मैं बता भी रहे हैं कि धन सिंह रावत आंखें खोल, आंखें खोल, पुष्कर धामी आंखें खोल, आंखें खोल, ये नारा मैं समझ रहा हूँ कि ये नारा गलत है। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है। आप उनका बायोडाटा हिस्ट्री चेक कीजिए, क्या थे, हमारे जैसे एक नॉर्मल
होंगे। आज उनकी कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है पूरी उत्तराखंड के मूल निवासी जानते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है, परंतु उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी आंखें नहीं खोल रखी हैं। हमें आंखें खोलने की जरूरत है और ऐसे लोगों को अधिक ये नहीं मानते हैं तो इनको अब जानती है जनता क्या करेगी, बाबा केदार क्या करेंगे। 25 वर्ष में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, तो इसका समाधान क्या है? ये पदयात्रा केवल एक अस्पताल के लिए नहीं निकली हुई है, सारे सीएचसी का हाल ऐसा ही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो रास्तों पे मर जाते हैं। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने होंगे, स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने होंगे। जब तक आप डॉक्टर्स को मानदेय बढ़ाकर नहीं दोगे, तब तक वो रूरल एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन के बाद बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ये अवसर प्रदेश की गौरवपूर्ण यात्रा का एक उत्सव है। उन्होंने राष्ट्रपति के उद्बोधन को हृदयस्पर्शी बताते हुए कहा कि उसमें उत्तराखंड के निर्माण, विकास और भविष्य से जुड़ी मूल बातें गहराई से रखी गई हैं। चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, मानव विकास सूचकांक में सुधार, प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन तथा राष्ट्रीय जीवन में उत्तराखंड के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति का समापन संदेश अत्यंत प्रेरक रहा। ये 25 साल न केवल उत्सव के हैं बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म मूल्यांकन के भी हैं। इस वर्ष की उत्तराखंड की यात्रा उत्सव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने उत्तराखंड के शी हैज टच्ड द कॉर्ड ऑफ उत्तराखंड और बहुत हृदय स्पर्शी उनका उद्बोधन था। उन्होंने उन तमाम सारी बेसिक चीज़ों को बहुत सांकेतिक रूप से छूने का काम किया जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण, उत्तराखंड राज्य की तरक्की और उत्तराखंड राज्य के भविष्य के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से उन्होंने महिला उत्थान को जिस प्रकार से संदर्भित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रेखांकित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने तरक्की और प्रगति के बीच में संतुलन को रेखांकित करने का काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के योगदान को राष्ट्रीय जीवन में रेखांकित करने का काम किया, ये तमाम सारी बहुत प्रेरणादायक संबोधन महामहिम राष्ट्रपति जी का रहा। मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली 3 नाबालिग बच्चियों को हरिद्वार पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चियां घर से स्कूल जाने के बहाने निकली थीं और रुड़की से होते हुए दिल्ली पहुंची, जहां से मथुरा चली गईं। पैसों की कमी के कारण वे मथुरा रेलवे स्टेशन पर बैठी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने बताया कि गंगनहर क्षेत्र निवासी महिला की 2 बेटियां और उनकी एक सहेली लापता हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित करके मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए खोजबीन शुरू की। प्रयासों के बाद तीनों बच्चियों को सकुशल बरामद करके परिजनों के सुपुर्द किया गया। एसएसपी डोभाल ने सराहनीय काम के लिए पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। मिली थी कि 3 बच्चियां नाबालिग जो थाना गंगनहर क्षेत्र से ही घर में बिना बताए चली गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गंगनहर में इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और एसपी देहात और सीओ और इनकी पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इन बच्चियों को सकुशल मथुरा से बरामद किया गया है। इसमें जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात बिल्कुल प्रकाश में आई है कि घर में जो माता पिता की डांट से थोड़ा ये परेशान थी, उसको लेते हुए ये लोग घर से निकली थी। पुलिस ने कम समय में एक अच्छे प्रयास में इन बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। मैं पूरे थाना गंगनहर पुलिस को बधाई भी देता हूं और मैं जो इनके माता पिता यहाँ पर आए हैं उनके सपोर्ट अभी बच्चों को भी किया जाएगा, उनको भी मैं बधाई दूंगा और उनको ये भी कहूंगा कि इस प्रकार के जो घटनाक्रम है जिसमें डांट डपट और मारपीट की जो घटनाएं हैं उससे कई बार बच्चे उद्वेलित हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए ताकि बच्चों को सही राह पर लाने के लिए जरूरी भी रहे।
देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने उत्तराखंड के पर्वतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के आगमन पर कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाते समय पुलिस ने LIC ऑफिस के पास रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन देकर राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पार्टी का कहना है कि साल 1974 में प्रदेश से जनजातीय दर्जा वापस लिया गया था, जिसे दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। का दर्जा है वो दो तरीके से होता है। एक होता है क्षेत्र के आधार पर और एक होता है समुदाय के आधार पर। तो जो जौनसार में जो जनजाति का दर्जा घोषित किया गया है वो क्षेत्र के आधार पर है, और जब क्षेत्र के आधार पर किसी एरिया को जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो उसमें कोई भी जातियां हो, चाहे सवर्ण हो, ठाकुर हो, SC हो, ST हो, सबको जनजाति का माना जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र के आधार पर जनजाति घोषित है, क्योंकि वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और जब पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, जब क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो पूरे क्षेत्र को दिया गया है। और हमारी ये मांग है कि कोई किसी भी जाति का हो क्षेत्र में, अगर क्षेत्र के आधार पर जनजाति का दर्जा है तो सभी को समान रूप से इसका लाभ मिले। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस पर अवसर पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और वन्यजीव धरोहर पर आधारित पेंटिंग, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं और स्वच्छता अभियान शामिल हैं। वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि हर साल 3 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व को समझाना है। यूनेस्को ने 2021 में आयोजित अपनी 41वीं आम सभा में इस दिवस की घोषणा की थी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अभियान स्थानीय लोगों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। हर सप्ताह की तरह इस बार भी जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे। अब तक कुल 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से जल निकासी, रास्तों पर अतिक्रमण, खेतों और चक रोड से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतकर्ताओं से वार्ता करके उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही CM हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि कुछ विभागों में 36 दिनों से ज्यादा पुरानी शिकायतें भी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे शिकायतकर्ताओं से वार्ता करके तुरंत शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें। प्रत्येक सप्ताह की तरह जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक्रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी। और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त CM हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है, और इसमें कुछ विभाग है जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी। उन विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता से वार्ता करके उसका निस्तारण करें। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 4 नवंबर को आयोजित होने वाले 20वें दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहेंगी। यह विश्वविद्यालय के 52 वर्षों में पहली बार है जब राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह दोपहर 11:25 से लेकर के 12:15 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान 20 मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति के द्वारा मेडल प्रदान किए जाएंगे और 90 विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ कैश पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कुल 6,395 बालक और 9,788 बालिकाओं को UG और PG डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर 50 मिनट रहेंगे एंड उसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो 20 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं, उनको गोल्ड मेडल राष्ट्रपति महोदय के थ्रू दिया जाएगा। बाकी बच्चों को जो गोल्ड मेडल्स हैं वो कार्यक्रम के बाद में हम लोग देंगे। टोटल हमारे जो मेडलिस्ट हैं 78.5% जो मेडलिस्ट हैं वो हमारी लड़कियाँ। ओके, टोटल 89 मेडल्स हैं टोटल। एंड जो 20 बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे, 20 नहीं बल्कि वो 18 हैं। तो अब सिलेक्शन हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी कहते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो चीफ गेस्ट से ही लें।
तो हमने ये डिसाइड किया कि जिन बच्चों को एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल मिल रहा हो उनको सेलेक्ट किया। तो टोटल बच्चे 18 हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तहसील काफली गैर स्थित झिरौली मैग्नेसाइट लिमिटेड कंपनी का संचालन ठप पड़ने से 294 स्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय के द्वारा खनन पर लगे प्रतिबंधों के बाद से गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की पहल पर हाईकोर्ट नैनीताल ने खदान खोलने की अनुमति दी है। क्षेत्रीय मजदूरों ने फतेह सिंह करायत के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और 6 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। प्रबंधन योगेश शर्मा और जिला प्रशासन ने 25 नवंबर तक भुगतान का आश्वासन दिया है। मैग्नेसाइट के एमडी साहब को यहाँ पर डीएम साहब ने बुलाया था और अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें डीएम साहब ने सबसे पहले तो इनका जो पीएफ है, पीएफ के बारे में बताया गया। अभी एमडी साहब ने बोला पीएफ तो है हमारा इनके पास, अभी हमारे अकाउंट में जो है 2 लाख रुपया है। और साथ साथ ही डीएम साहब ने ये बताया कि जो इनका वहाँ पर माइन बचा हुआ है उसको सेल करने की इजाज़त दी गई है। वर्कर के साथ नहीं देना ये बड़ी दुख की बात है सर। और हमारा 25 तारीख को हमें 5 महीने का वेतन और बोनस नहीं मिला तो हम 26 तारीख से हमारा अनशन में बच्चों सहित अनशन में बैठेंगे। यहाँ पर हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। आज 10 महीने से यहाँ पर कोई कार्रवाई प्रबंधक वर्ग ने नहीं की। आज डीएम मैडम आई, उनके दबाव से आज यहाँ पर कार्रवाई चली है, सारे कार्य हो रहे हैं। आज हमें आश्वासन मिला है कि हमें 5 महीने की सैलरी का भरोसा लेके बड़ी खुशी लेके हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, नहीं तो आज से हमारा धरना प्रदर्शन। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट देखिए 1971 में इस कंपनी की स्थापना हुई। मैग्नेसाइट भारत में 2 जगह पाया जाता है, एक तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर पे सेलम एरिया, एक अपने हिमालय में। इस मैग्नेसाइट के ऊपर कई फैक्ट्रियां लगी, पिथौरागढ़ में भी थी, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट भी चली। वहाँ पर यही सब कुछ इश्यूज रहे, वो बंद हो गई, लेकिन ये इंडस्ट्री चलेगी और आगे आने वाले समय में थोड़े करेक्टिव मेजर तो हमें इंडस्ट्री को चलाना है तो करने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट कम आए, उत्पादन की लागत कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा काम होगा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा भवन देहरादून से विधानसभा के सभी सदस्यों को प्रदेशवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी और मार्गदर्शन भी किया, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपति का यहां आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने महिलाओं के उत्थान को लेकर प्रदेश की सराहना की। तो वहीं विधायक भरत चौधरी ने भी राष्ट्रपति के आगमन को उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात कही और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करने की भी बात कही। अपने उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर यानी रजत जयंती पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और अपने उन शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिनकी शहादत के दम पे, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन कर रहा हूँ जिनके नाते या जिनके आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य बना। और हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ की विशेष सत्र में, विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में, यहाँ की देवभूमि के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जो बात की है, वो वास्तव में हमारे लिए पाथे का काम करेगा। विधायक के रूप में उन्होंने अपना जब अनुभव साझा किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम जनता की सेवा कर सकते हैं, विधायिका बना सकते हैं, विधेयक बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पाथे का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण था, सौभाग्यशाली क्षण था। मैं उनका इस उत्तराखंड की पावन धरती से अभिनंदन और धन्यवाद। रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर पर देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई। उन्होंने मुक्त कंठ से उत्तराखंड में जो काम आज तक हुए हैं उनकी सराहना की और खासतौर पे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भी कदम इस प्रदेश ने उठाए हैं उनकी उन्होंने काफी प्रशंसा की। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में और बेहतर हम सब लोग मिल करके कर सकें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।